करेक्ट चीज़ आ जाए तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया कि पता नहीं ये कहीं से देख के तो नहीं कर रही है सोल्यूशन को। राइट में है ये सॉल्व हो गया? ओके। कौन है ये घर का बेटी जिसने बताया? अच्छा जी, चले कुछ चीज़ें जो मैं चाह रहा हूँ कि एक्सप्लेन कर दूँ आपको खुद ही से। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं। लिबास एंड कंपनी इज AOP with members सबा, जुनैद, अकरम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 112। और जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उसमें टैक्सेबल इनकम पूछा है आपसे AOP का और सबा का फॉर द ईयर, ठीक है, और टैक्स लाइबिलिटी भी पूछी, यानी दोनों कैलकुलेशंस बनानी है। जो इन्फॉर्मेशन है डेफिनेटली आप जहाँ पे AOP और पार्टनर का सवाल आ जाए तो फिर हम पहले AOP को सॉल्व करते हैं, ठीक है। During the year, AOP earned profit before tax of 8.5 million from its principal business, trading of garments. In addition, AOP is involved in purchase and sale of following securities listed on Pakistan Stock Exchange. So, इन दो इंफॉर्मेशंस का इम्पैक्ट ये है कि आपने जो यहाँ पे इसमें चूंकि एडजस्टमेंट कोई नहीं दी हुई, सो एक बिजनेस का हेड ऑफ इनकम बन जाएगा जिसमें 8.5 मिलियन आ जाएगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद ये सिक्योरिटीज की कुछ सेल परचेज है जिससे इसको कुछ ना कुछ गेन जो है वो आना है, और ये गेन डेफिनेटली आपने लॉसेस को एडजस्ट करके बनाना है। इसमें आई थिंक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें जो समझने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये सिक्योरिटीज इसलिए है क्योंकि दी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो इस वजह से ये किसके डेफिनेशन में फॉल कर जाती हैं? ये किसकी डेफिनेशन फॉलो करें? सिक्योरिटी की, ठीक है। सो सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है, जिन लोगों ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया उनके लिए मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ये कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, इसमें शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है, ठीक है। सो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन ये है कि अगर शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या 50% से ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, तो इस तरह से वो डेफिनेशन ये फुलफिल करता है। इसका मतलब ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल कर गया, और अगर ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल कर गया तो इसका मतलब ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हो गया, और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के लिए अलग से रेट ऑफ टैक्स बताए गए। सो ये हमने इसके ऊपर जो गेन था ये वर्कआउट किया, और इसको सेपरेट ब्लॉक अलग से कॉलम बना देते हैं ताकि ये ऐड करके दोबारा लेस ना करना पड़े। तीसरी चीज जो इसमें बताई हुई है वो क्या बताई हुई है जी? ये एक नोट ए है और एक नोट बी। नोट ए ये कह रहा है सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ दीज शेयर्स वाज क्रेडिटेड टू AOP's बैंक अकाउंट ऑन 2 जुलाई 2020। ये टैक्स ईयर कौन सा है? ये देखें नीचे कौन सा टैक्स ईयर? 2020। तो इस सवाल के मुताबिक इस टैक्स ईयर के बाद पैसे मिल रहे हैं, इस टैक्स ईयर के बाद पैसे मिल रहे हैं, तो क्या ये गेन इस साल में टैक्सेबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ठीक है, कैसे पता चलेगा इस बात का? बेसिस ऑफ टैक्सेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिस ऑफ टैक्सेशन आप देखेंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि आपने कौन सा बेसिस फॉलो करना है? अक्रूअल बेसिस, कि जिस ईयर में डिस्पोजल होगा उसी टैक्स ईयर में इसको आप अकाउंट फॉर करेंगे। तो इसका मतलब ये कि मैंने इन सिक्योरिटी से जो डिस्पोजल की डेट है वो देखनी है, ये नहीं देखना कि प्रोसीड्स किस वक्त मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। सो 29 जून 2020 मेरे टैक्स ईयर में है, दिसंबर 2019, मार्च 2020, ये तीनों डेट्स मेरे इस टैक्स ईयर में फॉल करती हैं। ऑल्दो हमने इसमें +2 टैक्स ईयर्स किया है सारी डेट्स के लिए, क्योंकि हमने 2022 के लिए इसको सॉल्व करना है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ये किसकी? ये नोट बी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट बी की इंफॉर्मेशन है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर मेकिंग दिस परचेज AOP borrowed 5 million in cash from Imran, who is in the business of lending money at the rate of 15% per annum. So ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप, क्योंकि ये कैश में इसने लिया हुआ है तो ये 5 मिलियन आप कैश लोन है इसको यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ओके, other information related to Sabha, during the year she earned rupees 1.5 million for working as a freelance photographer. So freelance photographer, इसके लिए हेड ऑफ इनकम में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप हेड ऑफ इनकम बिजनेस भी बना सकते हैं, अदर सोर्सेज भी, क्योंकि अगर आपका मेन बिजनेस वो है तो फिर बिजनेस, और अदरवाइज अदर सोर्सेज, तो इसको हम अदर सोर्सेज कर देते हैं।
और साथ में प्रॉफिट ऑन डेट की भी एक कैलकुलेशन बताई हुई है। वो क्या है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 सबा रिसीव्ड 11 लाख फ्रॉम जफर इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन। द लोन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2019 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। अब यहाँ पे मेरा जो एक क्वेश्चन है जो मैं अब आप लोगों से समझना चाहता हूँ कि ये लोन दिया कब था? ये डेट मेरे टैक्स ईयर में फॉल करती है। हाँ, 1 अप्रैल 2019 को लोन दिया था। द लोन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 को पैसे वापस मिल गए। तो 1 अप्रैल 2019 क्या इस टैक्स ईयर में फॉल करती है? इस सवाल में जो दिया नहीं। इसका मतलब अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने ऐसे हैं कि जो इस टैक्स ईयर में फॉल नहीं करते, जो हम सॉल्व करें। और ये अगर इस टैक्स ईयर में फॉल नहीं करते तो 10% से जो इंटरेस्ट बनता है इसका मतलब 3 महीने का तो इस पीरियड से रिलेट नहीं करता। तो फिर क्या मैं पूरे का पूरा मार्कअप अपने टैक्स ईयर में ले लूंगा? हाँ, 9 मंथ्स का लेना चाहिए। इसकी बुनियाद क्या है? किस बेस पे कह रहे हैं आप? ये मैं असल में जानना चाहता हूँ। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या है? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है उसका बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या है? रिसीव। तो ये तो रिसीट बेसिस पे है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो 10% से मार्कअप है वो मैं ले सकता हूँ। ये वो पॉइंट था जो मैं समझता था कि शायद ये मिस्टेक करेंगे, लेकिन सबने ठीक किया हुआ, तो मुझे लगा कि इसका ये कहीं से देख लिया है आपने कि ये पूरा मार्कअप ले लेना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन आना चाहिए था। लेकिन सॉल्व ठीक किया हुआ आपने, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बेसिस ऑफ टैक्सेशन जो है वो रिसीट बेसिस है। और जब आपको ये मिल रहा है इस पीरियड में, टैक्स ईयर 2020 से मिल रहा है ना, क्योंकि ये जो अप्रैल 2020 है ये तो मेरे टैक्स ईयर में फॉल करता है, और ये जो 1,10,000 है फुल सेटलमेंट है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर मार्कअप भी शामिल है। तो मार्कअप अगर शामिल है तो इसका मतलब क्या बनता है कि 100 रुपये अगर लोन है उसके ऊपर 10% मार्कअप है, तो 110 के इक्विवेलेंट कौन सी फिगर होगी? 11 लाख। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये वो मार्कअप का फिगर आ जाएगा जो पूरे साल का बनता है। ठीक है, तो वो मार्कअप मैं यहाँ पे अपनी इनकम बना देता हूँ। और चूंकि ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है ये कौन से टैक्स रिजीम में फॉल करता है, साथ में ये भी एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो करता है, लेकिन डिविडेंड वाला सिनेरियो नहीं है इसका। हाँ, प्रॉफिट ऑन डेट और डिविडेंड भी तो लिखा हुआ था कहाँ पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। प्रॉफिट ऑन डेट भी लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन ये सेपरेट टैक्सेशन में भी फॉल कर रहा है। ये देखें, मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो जब आप खुद से पढ़ोगे ना बैठ के, अभी नहीं आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है, ये उस वक्त आएंगे। तो ये मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो ये देखें, डिविडेंड भी लिखा हुआ है यहाँ पे और प्रॉफिट ऑन डेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ये याद रखनी है कि जो आपके पास यहाँ पे सेपरेट टैक्सेशन में जिस प्रॉफिट ऑन डेट की बात हो रही है, ये तमाम का तमाम दुनिया में जितना प्रॉफिट डेट एग्जिस्ट करता है उसकी बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है सिर्फ जो डेट सिक्योरिटीज पे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको मार्कअप मिलता है। तो आपने किसी बैंक में पैसे रखा दिए, वहां से मार्कअप मिल रहा है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो अगर वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मार्कअप मिल रहा है तो उस इनकम को मैं कहाँ पे लिखूंगा? FTR में। कहाँ लिखूंगा? अगर यही प्रॉफिट ऑन डेट किसी बैंक से मिल रहा होता तो उसकी रेजिडेंस कहाँ पे होनी थी? उसकी डेस्टिनेशन ये वाला कॉलम था। लेकिन ये जो मार्कअप आपको मिल रहा है, ये जो प्रॉफिट ऑन डेट आपको मिल रहा है, ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो नहीं मिल रहा, ये किससे मिल रहा है? जफर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये वो वाला प्रॉफिट ऑन डेट नहीं है कि जिसको मैंने फाइनल टैक्स रिजीम में लेकर जाना है। ठीक हो गया? तो ये मेरी नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही होगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ टैक्स के लिए इस इनकम में मुझे जमा करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट मैं ऊपर से लेकर आऊँगा जो AOP से, ये मैंने टैक्सेबल इनकम वर्कआउट किया था NTR का, इसको 1:1:2 की रेशो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया और सबा के हिस्से में इतने पैसे आ रहे हैं 33,75,000। इस 33,75,000 को ऐड कर देते हैं, ये जो ऊपर हमने टैक्सेबल इनकम बनाई थी यहाँ से आ गई, शेयर ऑफ AOP ये आ गया, तो ये टोटल बना। इसके ऊपर 7 स्लैब लगेगा नॉन सैलरीड का और ये टैक्स बनेगा। इन दो फिगर से फिर हम क्या बना लेंगे? रेट ऑफ टैक्स। इस रेट ऑफ टैक्स को यहाँ इस्तेमाल करके इसका टैक्स वर्कआउट करेंगे।
तो ये सभी का कैलकुलेशन ठीक है, किसी की मिस्टेक नहीं है जी। किसी का कोई सवाल हो, इस एक कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मैं उसको रिपीट करता हूँ। नो।